नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे तो कृषि कानून को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है और कृषि कानूनों पर रिपोर्ट देगी 4 सदस्यीय कमेटी। तो कृषि कानूनों को लागू करने पर एससी की रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का किया गठन। वहीं कृषि कानूनों पर सुप्रीम का रोक, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी कमेटी। कृषि अर्थशक्ति अशोक गुलाटी कमेटी में शामिल जितेंद्र सिंह मान बीकेयू और प्रमोद जोशी एआईकेसीसी कमेटी में शामिल किए गए। महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अनिल धनवंत कमेटी में शामिल किए गए हैं। कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का किया गठन। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा है। जमीनी हकीकत जानने के लिए बना रहे हैं कमेटी। किसान हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने हो पेश। सरकार से बात कर सकते हैं तो कमेटी से क्यों नहीं। तो प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठनों पर हल्फनामा दे केंद्र, और प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठन शामिल है या नहीं, जांच एजेंसियों से बात कर हल्फनामा दाखिल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठनों पर हल्फनामा देने को केंद्र से कह दिया गया है, और प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठन शामिल है या नहीं, इस बात के लिए हल्फनामा सौंपने को केंद्र को कह दिया गया है। जांच एजेंसियों से बात कर हल्फनामा दाखिल करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान जारी किया गया है। जमीनी हकीकत जानने के लिए कमेटी बनाना जरूरी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है, कमेटी का गठन किया जा रहा है। किसान हल चाहते हैं तो उसको लेकर के चर्चा करने को कहा और इस कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर 4 सदस्य की कमेटी बनाई है। कमेटी सदस्य नंबर 1 जितेंद्र सिंह मान बीकेयू और कमेटी सदस्य नंबर 2 डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी एआईकेसीसी से। कमेटी सदस्य नंबर 3 अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं। कमेटी सदस्य नंबर 4 की बात करें तो अनिल धनवंत शेतकारी। तो ये वो तमाम लोग जिनकी कमेटी में जिनको शामिल किया गया है। कमेटी की सूची बनाई गई है और इस कमेटी में 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। तो 4 सदस्य की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर 4 सदस्य की कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 4 ऐसे सदस्य बताए जा रहे हैं लोग जो अब इस किसान आंदोलन को लेकर के हल्फनामा देंगे। तो कमेटी के सदस्यों के नाम भी हमने आपको बताया। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो एआईकेसीसी से शामिल किए गए हैं। कमेटी सदस्य नंबर 3 की बात करें तो अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री माने जाते हैं। और अगर चौथे सदस्य की बात करें तो अनिल धनवंत जो शेतकारी। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से खास बातचीत की संवाददाता गौरव ने। आपको दिखाते हैं। सर, एक चीज बताइए कि कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी, क्या लगता है, क्या साबित करेंगे? नहीं, हम अपना ना कोर्ट पे कोई वो देना, हम अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो हम भिजवा देंगे। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भी एक सदस्य को लिया गया है, क्या है वो? क्या कोर कमेटी में है 40 लोगों की कमेटी बात करते, उसमें से है कोई वो आंदोलन कर रहा है, उसका टेंट कहाँ लग रहा है? तो एक चीज बताइए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इसका स्वागत नहीं करते, इसको नहीं करते। हम क्यों कोर्ट के खिलाफ और स्वागत की उसकी बात कहाँ से आएगी? सरकार 26 तारीख को लेकर मान रही है कि 26 तारीख को आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो हिंसा होगी। कोशिश करेंगे, घुसना की हिंसा क्यों होगी भाई? हम तिरंगा झंडा लेकर दिल्ली में शामिल होंगे परेड में, तो हिंसा थोड़ा होगी। पुलिस अगर हमको रोकेगी, उस पर टियास गैस का इस्तेमाल करेगी, पानी का इस्तेमाल करेगी, तो हिंसा तो पुलिस करेगी। हम थोड़ा आपको कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है? कोर्ट जो निर्णय लेगा वो किसान को हम इसका बता देंगे ना, लीगल लोग हैं वो बता देंगे सब। लोग आपके ही तो लोग हैं, तो समझना चाहेंगे कि वो जो फैसला लेंगे वो
लीगल बता देंगे। अगर आप कह रहे हो कि आप कह रहे हैं कि बता देंगे, लीगल लोगों की बात होगी, यानी कि सब कुछ गोलमोल रवैया है, लेकिन जो कानून की जो रोक लगी है उस रोक से वो सहमत नहीं है की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर और किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर 4 सदस्य की कमेटी बनाई है। कमेटी में 4 लोग होंगे शामिल। तो कमेटी सदस्य नंबर 1 की बात करें तो जितेंद्र सिंह मान बीकेयू से शामिल किए गए। कमेटी सदस्य नंबर 2 से डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी एआईकेसीसी से और कमेटी सदस्य नंबर 3 अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री है। तो कमेटी सदस्य नंबर 4 की बात करें तो अनिल धनवंत शेतकारी बताए जा रहे हैं। तो 4 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है और अब ये टीम ही एक हल्फनामा दाखिल करेगी और अदालत में इस हल्फनामे को दाखिल किया जाएगा। तो ये कमेटी सबसे पहले जो किसान संगठनों को लेकर के और सरकार के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है अब तक और किस तरीके से जो बातचीत का दौर अब तक रहा है उसको लेकर के एक हल्फनामा बनाएगी। तो हमारे साथ रमेश परिहार, हमारे संवाददाता दिल्ली बॉर्डर से हमारे साथ लाइव है। रमेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया और कानून पर रोक लगा दी है, तो क्या कुछ कहना और क्या रुख देखा जा रहा है किसानों के बीच में? मौके पर बैठे हुए धरने पर उनका साफ कहना है कि हम कोर्ट के जो फैसला है उसको सर्वमान्य मानते हैं और उसकी हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारा सीधे शब्दों में कहना है कि कोर्ट के द्वारा जो अस्थायी रोक लगाई गई है उस रोक को स्थायी कर दिया जाए ताकि ये कानून खत्म हो जाए और जब ये मांग हमारी मान ली जाएगी तो हम यहाँ से धरना प्रदर्शन हटा लेंगे, नहीं तो हम यहाँ इसी प्रकार से धरना देते रहेंगे। तो कहीं न कहीं किसानों की हठधर्मिता भी है और किसान अपनी जो रवैया है उनका बदलता जा रहा है दिन पर दिन। उनका सीधा कहना है कि किसान जो खेती करते हैं हम परेशानी उठाते हैं और हम इन सड़कों पर पड़े हैं। तो कहीं न कहीं सरकार तो हमारी नहीं सुन रही है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेंगे और मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अस्थायी से रोक लगाई गई वो हमारे इसमें नहीं है। हमें स्थायी रूप से इस कानूनों को खत्म करने की मांग है हमारी। वो मांग जब खत्म हो जाएगी, मान ली जाएगी, तभी हम यहाँ से धरना प्रदर्शन हटाएंगे, नहीं तो यह किसान धरना प्रदर्शन हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ठीक कृषि कानून को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है, कहीं ना कहीं कानून पर रोक लगाई गई है, स्टे लगाया गया है, लेकिन अभी तक इसे रद्द करने की बात कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो किसानों के बीच में इस बात को लेकर के गुस्सा है या फिर किस तरीके की मांग करें, वो अब भी इसी तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे? देखिए, किसानों के बीच में साफ नाराजगी है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये फैसला दिया गया, अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है, स्टे लगाया गया है, हम इसको मान्य नहीं करते। हमारे लिए तो ये कानून पूर्ण रूप से जब खत्म हो जाएगा तभी हमारे लिए मान्य होगा, नहीं तो हम इसी प्रकार से धरना देते रहेंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी को हम परेड का आयोजन करेंगे। तो सीधे तौर पर किसान जो हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर यहीं पर डटे रहेंगे। किसानों की ओर से जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। रमेश, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, 26 जनवरी को एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली निकाले जाने की बात की गई थी किसानों की तरफ से, तो क्या अब वो इस रैली को बरकरार रखेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से ये रैली भी कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से रद्द कर दी जाएगी? देखिए, किसानों की ओर से साफ सीधे शब्दों में कहा है कि हम अपनी रैली का आयोजन करेंगे। जैसा पूर्ण रूप से हमारी तैयारी थी, वो ट्रैक्टरों को लेकर और भी जो लोग हैं हमारे उस प्रकार से परेड कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी तैयारी पूरी है।
हम 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये खुश रही है। कहीं ना कहीं किसान उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो उस फैसले से खुश नहीं है। इसलिए ये दोबारा से ही 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, उसकी पूरी तैयारी इनके द्वारा कर ली गई है। लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कमेटी गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। क्या किसान जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है उससे खुश है? देखिए, यहाँ के किसानों की बात करें चिल्ला बॉर्डर की, तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि कमेटी बनाए या कुछ भी करे, हमें तो सिर्फ हल चाहिए। हल ये चाहिए कि कानून वापस हो। तो इनका कहने का विश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन्हें विश्वास नहीं है उस कमेटी पे, उस कमेटी के सदस्य पे, जबकि इनके बीच के ही किसान उस कमेटी में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो भी रिपोर्ट आएगी तो वो मान्य होगी। लेकिन यहाँ की बात करें, धरना प्रदर्शन स्थल की बात करें, तो किसान सीधे तौर पर अविश्वास दिखा रहे हैं उस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कि कमेटी हमारे हित में रिपोर्ट नहीं लाएगी और हम इस प्रकार से धरना देते रहेंगे। लेकिन क्या किसानों का ये नहीं कि अगर किसान तो एक तरफ से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर इस तरीके से स्टे लगाया जा रहा है यानी आंदोलन ये इसी तरीके से खिंचता चला जाएगा और उन्हें एक तरीके से ये इनडायरेक्ट वे में अगर बात करें तो उनको कहीं ना कहीं रास्ता खाली करने को कहा जा रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि मिली भगत है सरकार की, इसी वजह से ये आदेश इस वक्त जारी किया गया, राजनीति की जा रही है। देखिए, किसानों की ओर से सीधे आरोप सरकार पर लगाए गए हैं कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, इसके साथ ही यह अपना षड्यंत्र रच रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाए कि मिली भगत से सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म करने की रणनीति बनाई गई है। जबकि हमारा विश्वास संविधानिक और सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगी वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, हमारे हित में होगा। लेकिन सरकार की ओर से इस तरीके की जो ये कमेटी बनाई गई ये हमारे हित में फैसला नहीं लेगी और हम अपना धरना प्रदर्शन इसीलिए बराबर चालू रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो हम लोग इस तरीके से यह प्रदर्शन नहीं हटाने वाले। सरकार चाहे किसी भी प्रकार की रणनीति बना ले या कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, अपनी मांगे जारी रखेंगे। लेकिन ठीक, रमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरठ से खबर है जहां पर बीजेपी एमएलए संगीत सोम का अखिलेश यादव पर हमला बोला गया। तो समाजवादी पार्टी नेताओं को संगीत सोम ने बताया है गुंडा, तो गुंडा कहकर के संबोधित किया गया है बीजेपी एमएलए की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी सरकार में सरधना के लोगों को नहीं मिला इंसाफ। बीजेपी सरकार में बदमाशों की गोली का बदला गोली से लेगी पुलिस। दीपक हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ पर पुलिस को बधाई भी उन्होंने दिया है। देखिए, इसमें जो दीपक हत्याकांड हुआ था, हम लोगों ने कहा था कि ये 48 घंटे में केस खुलेगा, पुलिस इसे ओरिजिनल तरीके से 48 घंटे में केस को खोलेगी। आज मैं बधाई देता हूं अपने सरधना की पुलिस को और जिले के कप्तान को कि जिन्होंने 48 घंटे की बजाय 24 घंटे में उन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 लोगों के गोली लगी है और चारों गिरफ्तार हो गए हैं। मैं एक ही बात बता देना चाहता हूं कि सरधना कस्बा और यहाँ का विधायक संगीत सोम है। कुछ टीवी वालों ने खबर चलाई कि दबंग है संगीत सोम। दबंग होना बुरी बात नहीं है साहब, गुंडा होना बुरी बात है। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे और गुंडे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी कस्बे में मेरे 2 गुर्जर समाज के भाइयों के सर कलम कर दिए गए थे। क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिला? समाजवादी पार्टी ने उन्हें इंसाफ दिया? क्या उनकी कोई सरकारी मदद करी? बताएं, मैं अखिलेश यादव से जवाब चाहता हूं। और अखिलेश जी, ये आप अगर शासन की और सत्ता की बात करते हैं तो गया मुगल शासन लास्ट था आपका, अब आप कभी शासन में नहीं आने जा रहे हैं। रही सरधना की बात, सरधना की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया कि गोली का जवाब गोली से दिया। देखिए, तो मेरठ की खबर आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी सरकार में सरधना के लोगों को नहीं मिला इंसाफ, ऐसा कहना यहाँ भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का। तो संगीत सोम की तरफ से प्रहार किया गया है अखिलेश यादव पर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन पर ये बयान साधा है और बीजेपी के एमएलए है, साथ ही इनको फायर ब्रांड भी कहा जाता है संगीत सोम को। और संगीत सोम का ऐसा बयान, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को गरमाने का काम यहां पर कर दिया गया है। दीपक हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ पर पुलिस को बधाई देते हुए भी उन्होंने पुलिस को बधाई दी और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा। तो बीजेपी के एमएलए संगीत सोम की तरफ से ये बयान जारी किया गया। समाजवादी पार्टी नेताओं को संगीत सोम ने गुंडा तक बता दिया।
समाजवादी पार्टी सरकार में सरधना के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, इस बात का भी जिक्र किया। तो वो बयान भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से संगीत सोम की तरफ से निशाना साधा गया है अखिलेश यादव पर। तो भले ही अखिलेश यादव और उनके नजदीकी अतुल प्रधान बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम पर प्रहार कर रहे हो, लेकिन संगीत सोम भी पीछे नहीं है। संगीत सोम ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहले तो गुंडा करार दे दिया और उसके बाद से अब समाजवादी पार्टी सरकार पर वो लगातार हमला भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, उन पर निशाना साधा है, जमकर हमला भी बोला है। तो किसी तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर उन्होंने गुंडा बोल दिया। जब बीते कल ऐसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से जब बीजेपी के मुख्यमंत्री पर, अगर इस तरीके से जो यूपी के मुख्यमंत्री है उन पर जब ऐसा बयान जारी किया गया था, तो तब बीजेपी ने ये कहा था कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के एमएलए जो है संगीत सोम, जिनको फायर ब्रांड के नेता के तौर पर देखा जाता है, उनके तरफ से ऐसा बयान जारी करना, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है इसी का इंतजार हर कोई कर रहा है। क्योंकि उनके इस बयान के बाद से, संगीत सोम ने जो बयान दिया, इस बयान के बाद से सब यही आशंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बयान पर सियासत गरमा सकती है। तो इस पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी। अनिरुद्ध जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संगीत सोम जी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने गुंडा बता दिया, तो इस पर आपका क्या रुख है? देखिए, वो कहावत सुनी है ना आपने कि सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 100 छेद। तो संगीत सोम खुद एक ऐसे आपराधिक व्यक्ति है जिसमें इतने मुकदमे दर्ज हैं, तो वो इन लोगों का बातों का क्या सीरियस लिया जाए? ये ऐसी नौटंकी बात, ड्रामेबाजी, सब हाईलाइट रहना चाहते हैं, ये लोग अपने न्यूज में बने रहना चाहते हैं, तो इसलिए हुलूल जुलूल बयान देते हैं। कुछ करने को तो है नहीं इन लोगों के पास में, और ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेता है? संगीत सोम जैसे लोगों को किस खेत की बोली है संगीत सोम? और संगीत सोम अगर समाजवादी गुंडा बताते हैं कि गुंडे हैं नेता, तो अभी उनको बता दीजिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि उन गुंडों से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वो लोग नहीं जो डर के चले जाए। हाँ। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़ना जानते हैं, तो इसलिए अपने लिमिट में रहे, अपने औकात में रहे, ये उनके लिए अच्छा है। नहीं अनिरुद्ध जी, आपसे भी यही दरख्वास्त करूंगी कि कृपया मर्यादा में रह करके आप अपने शब्दों का चयन ठीक तरीके से करें, उसके बाद से आप अपनी बात रखें। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने और भी तमाम बातें कही, उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकती। खैर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुंडा तो गुंडा कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने तो ये तक कह दिया कि गोली का बदला गोली से ही लेगी पुलिस। गोली का बदला तो पापा ने भी कहा था ना, योगी जी ने भी कहा था, या तो गुंडे प्रदेश छोड़ के चले जाए, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। हुआ क्या? गुंडे उल्टा पुलिस को ठोक रहे हैं। कपास किस चरम पर है आप लोगों को आप छुपा थोड़ी है, आप लोग तो हर जगह जाते हैं, सब खबर रखते हैं आप लोग। तो ये कौन से गुंडों की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में इतने गुंडे हैं, पहले उनसे निपट ले हो, चाहे तो वो केशव वर्मा हो, चाहे तो वो अमित शाह हो, और चाहे योगी जी खुद हो। कितने मुकदमे दर्ज है इन लोगों पर? कौन से आपराधिक मुकदमे दर्ज है? किस गुंडों की बात करते हैं वो? तो ये मतलब बिल्कुल ऐसा हाथ पर बयान है इन लोगों के पास, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो उल्लू अपना बयानबाजी करके हाईलाइट रहना चाहते हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट जारी किए गए बीजेपी को लेकर के, तो अगर संगीत सोम जी ने जब ऐसा ही एक स्टेटमेंट उन्होंने जब जारी कर दिया, तो आपको ये बात चुभ गई? बिल्कुल नहीं चुभी। हम इनसे यही उम्मीद करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग हैं कि जब इनका प्रधानमंत्री, इनका गृह मंत्री, इनके विधायक जब उलूल बयान देते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के होगा, चाहे किसी महिला के ऊपर हो, टिप्पणी करते हैं। इनके विधायक, पूर्व विधायक अभी इलाहाबाद में कैसे लड़कियों के छेड़ने जूतों से पीटे गए हैं। कल इनका एक विधायक मध्य प्रदेश का कह रहा था कि ये किसान नहीं है, ये मुर्गे जो अंडा चिकन खा रहे हैं, इन्हीं वजह से बर्ड फ्लू फैल रहा है। तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग ऐसे ही बिल्कुल निचले स्तर के लोग हैं, निचता पर उतर आते हैं। नहीं देखिए, ये अनिरुद्ध जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप इस तरीके की भाषा ना इस्तेमाल करें। नहीं, भाषा जिनको ऐसा जो जिस तरह समझ में आए उसको उसी तरह का जवाब देना पड़ता है। फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा अनिरुद्ध जी?
हम लोग नहीं जब वो गांधी जी का जमाना चला गया कि जब वो कहते थे ना, एक तरफ थप्पड़ मारो दूसरा दिन आगे कर दो, अब वो नहीं तो समय इसका बचा। मतलब आप भी अगर वो समझते हैं। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आप भी किसी के उपलक्ष्य में इसी तरीके से अभद्र बिल्कुल टिप्पणी नहीं, करेंगे? मैं अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं रहा, मैं तो उनका चेहरा, उनका चरित्र बता रहा हूँ। ठीक है अनिरुद्ध जी, लेकिन यही तो सवाल उठता है कि अगर तमाम बार बार ये समाजवादी पार्टी को लेकर के इस तरीके के बयान जारी किए जाते हैं और विपक्षी पार्टियां भी है जो समाजवादी पार्टी को लेकर के इस तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा करती है, तो फिर उन लोगों के प्रति आप लोग का इस तरीके का रवैया क्यों नहीं रहता है? नहीं, बिल्कुल मेरा रवैया सबके प्रति रहता है, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का सबके प्रति रहता है। आपने अपने जब से देख रहे होंगे या जानते होंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जैसा नेता शायद ही ढूंढने को मिलेगा जो किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं, किसी के बाद अमर्यादित भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं। तो ये लोग मगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ऐसी होची हरकतें करते हैं, वो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कहीं तक भी किसी स्तर तक गिर जाते हैं। तो इनको हम लोगों को उसी भाषा में जवाब देना जरूरी बनता है। ठीक है अनिरुद्ध जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो खबर बागपत से, दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बिनोली रोड की घटना बताई जा रही है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है। तो कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बिनोली रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है और बागपत से खबर है जहां पर दिन दहाड़े युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। यहाँ जनपद बागपत के थाना बड़ौत में एक सूचना ये प्राप्त हुई कि राशिद नाम के युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिससे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहाँ बिनौली गेट के पास ये घटनास्थल है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर मौके पर आके जांच करके ये पता चला कि मृतक राशिद स्वयं एक मर्डर के मुकदमे में अभियुक्त था और ये 3 महीने पहले जेल से बाहर आया था। परिवारजनों से बात की गई है तो उनका शक उस मुकदमे में जो थाना दोघट में लिखा हुआ है उसके वादी यासीन और उसके परिवार पर है। इस प्रकरण में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। मौके से 315 बोर के तमंचे का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ से उसके खोखे बरामद हुए हैं। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने मुलजिम थे वारदात में? जैसा मौका वारदात पर यहाँ पर जो आई विटनेस है अरविंद, जिनकी पंचर की दुकान, उन्होंने बताया कि 2 व्यक्तियों ने राशिद की गोली मारकर। तो बागपत से आपको खबर बता रहे जहां पर दिन दहाड़े युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है और इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया है। बाइक सवार 3 ऐसे बदमाश लोग बताए जा रहे थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस के तरफ से अब जांच शुरू कर दी गई है और हत्यारों को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो बागपत के खबर बता रहे हैं जहां पर दिन दहाड़े एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन सवाल ये कि इस तरीके से दिन दहाड़े जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं क्योंकि वो दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कुंभकर्णी नींद ऐसी क्यों सोई रहती है? जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद से पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस घटनास्थल पहुंचती है, जांच करती है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए विकास शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बागपत की जो खबर सामने आई, दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी, इस पर क्या कुछ अपडेट है? पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी मैं आपको बता दूं, ये बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का मामला है। बता दूं जिस तरह से बागपत में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन बदमाश अपनी वारदात पूरी तरह से दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2018 के अंदर एक हत्या हुई थी ढा के अंदर, जिसमें राशिद का नाम था, जो मृतक है आज उसका नाम था। उसी को लेकर ये बात जोड़ी जा रही है। बताएगी आज मैं बाजार के अंदर था, दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश आए और उस पर फायरिंग की और उसको मौत के घाट उठा दिया। लेकिन अभी तक कोई भी वहां पर पूरे आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, बागपत एसपी, बागपत एडिशनल और मेयर फोर्स के साथ, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। पुरानी रंजिश को देखते हुए इसको मामले को जोड़ा जा रहा है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बागपत की खबर बता रहे थे जहां पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया।
सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। बोर्ड में लिखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक से लिखा समझ नहीं आ रहा। इस अस्पताल में हर दिन करीब 100 मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों को एडमिट करने के बाद वार्ड में रखने के लिए कमरे तो है, लेकिन वार्डों की छत को देखें तो जगह जगह प्लास्टर उखड़ चुका है। किसी के ऊपर प्लास्टर कब गिर जाए और चोटिल कर दे, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर खुद लगा सकते हैं। वहीं इस मामले में सीएमओ इंद्र विजय विश्वकर्मा ने कहा है कि जिले के कई पीएचसी जर्जर हो चुके हैं, जिसके बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। हाँ, जल जमाव से तो बहुत परेशानियां होती हैं, मरीजों को भी, हम लोगों को भी, क्योंकि जो एक बार बरसात हो जाता है तो कम से कम 15 दिन तक पानी नहीं निकलता है। तो परेशानी हम लोग उस पीरियड में अन्यत्र जगह पर, वहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, उसमें बैठ के काम करते हैं। हाँ, और कोई परेशानी नहीं है, केवल यही बिल्डिंग अगर नया हो जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये बेसिकली पूरा पीएचसी ही जो है वाटर लॉगिंग एरिया में पड़ गया है। रोडें ऊंची हो गई समय के साथ और वाटर लॉगिंग है, तो वाटर लॉगिंग होने की वजह से और भी जर्जर होती जाती है पीएचसी। और पिछले 6 महीना अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक पीएचसी में जल भराव था और पीएचसी इस वक्त जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ एक हम लोग की बैठक हुई थी, तो उसमें इसके पीएचसी के बारे में समस्याएं पूछी गई थी। तो उस पर बताने के उपरांत इस पीएचसी को निष्प्रयोज पीडब्ल्यूडी द्वारा घोषित किया जा चुका है। आगे के पीएचसी और